बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम प्राइमरीली कॉम्प्लेक्स पावर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अगर आप थ्योरी समझने में इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरी वीडियो है इस टॉपिक पे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। मैं इसका लिंक भी दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो कॉम्प्लेक्स पावर कई एक फार्मूला से इसको डिफ़ाइन किया गया है। P प्लस जे क्यू ये फॉर्म है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है। हाफ वी फेजर आई फेजर कॉन्जुगेट, ये भी एक फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है वी फेजर आर एम एस आई फेजर आर एम एस कॉन्जुगेट। और फोर्थ फॉर्म है वी आर एम एस आई आर एम एस और एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई, ये एंगल मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो इनमें से जो भी आपको आसान लगे, जो भी कन्वीनियंट हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट में हम सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है एग्जाम्पल 11.11, द वोल्टेज अक्रॉस ए लोड इज वी टी 60 कॉस ओमेगा टी माइनस। तो अब ये अगर ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा लोड है, तो उसके अक्रॉस ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज गिवन है। द करंट थ्रू द एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज दिस। तो ये है करंट जो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये थ्रू एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि अब इस वोल्टेज के ऊपर पॉजिटिव है और जहाँ से करंट टच करे वो भी पॉजिटिव होता है, तो ये सेम डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, हमें पता क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एंड अपरेंट पावर, रियल एंड रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर एंड लोड इम्पीडेंस। तो सबसे पहले ये हमारे आ गया, ये जो एलिमेंट्स गिवन है करंट और वोल्टेज, और ये जैसे मैंने बताया कि इन फार्मूलाज में से किसी एक को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए पहले हम, ये आपको पता है ये वी एम होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम पहले आर एम एस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसको आर एम एस फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई √2, और जो इसका एंगल है उसको हमने इसके साथ लिख लिया, तो वी आर एम एस मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म में आ गया। और इसी तरह करंट 1.5 को √2 से हमने डिवाइड कर दिया और करंट के एंगल को हमने यहाँ पे लिख लिया। ये आपकी याद दहानी के लिए कि वी आर एम एस एक्चुअली क्या होता है कि वी पीक डिवाइडेड बाई √2, तो हमने यहाँ पे यही किया है। अब वी आर एम एस और आई आर एम एस आ गया, तो अब हम इन दोनों फार्मूलाज में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया यहाँ से 60/√2, दूसरे के मैग्नीट्यूड भी लिख लिया, थीटा वी ये एंगल है -10, और माइनस थीटा आई ये है, तो -+50, तो ये 60। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पावर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो इंजीनियर्स को ज़्यादा पसंद है, और वो है ये फार्मूला जिसमें कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, यानी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्जुगेट। तो इसमें स्ट्रेट अवे आप देखें, हमने इसको पूरे को लिख लिया यहाँ पे, और इस पूरे को हमने यहाँ पे लिख लिया। सिर्फ ये आई आर एम एस कॉन्जुगेट की वजह से, अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस साइन होगा। तो अब डायरेक्टली आप इनको मल्टीप्लाई करके और एंगल ऐड कर लेंगे, तो वही आंसर है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इसमें से जो आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा वो है कि एपरेंट पावर क्या। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बड़ा सिंपल सा मिसाल दे के समझाने की कोशिश की है। ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, टाई पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हर तरह के, और जब इसको इसके असली हालत में देखेंगे तो ये आ गया, वर्दी उतार दिया इसने, यूनिफॉर्म उतार दिया, तो ये एपरेंट पावर है, ये कॉम्प्लेक्स पावर है और ये अपरेंट पावर है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ में से आप एंगल को निकाल दें, एंगल को अगर उतार दें, आप काट दें, तो जो भी वैल्यू है वही अपरेंट पावर होगा। सो ये स्मॉल एस में लिखा जाता है, ये सारे कैपिटल एक्स में थे, यानी बोल्ड फेस में थे। तो स्मॉल एस का मतलब हुआ अपरेंट पावर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोल्ड एस, यानी कॉम्प्लेक्स पावर के मैग्नीट्यूड, जो कि 45 यहाँ पे था, तो 45, और इसकी यूनिट जो है वो वी ए है।
तो ये तमाम चीज़ें कि वी ए क्यों है, डब्ल्यू क्यों है, वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हो, उसको आप अगर आपको डाउट है तो वो देख लीजिए। तो अपरेंट पावर आ गया, तो पहला हिस्सा जो है वो हो गया। जाते हैं हम दूसरे हिस्से में, रियल एंड रिएक्टिव पावर। ये अभी डायग्राम देखिए, ये इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स पावर के डायग्राम है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर है, और जैसे हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो अपरेंट पावर बन जाएगा। ये जो रियल एक्सिस है, यहाँ पे रियल पावर होता है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये रिएक्टिव पावर या इमेजिनरी पावर को ये शो करता है। अब कॉम्प्लेक्स पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, यानी P क्या हुआ, रियल पावर, और Q क्या हुआ, रिएक्टिव पावर। तो यही मालूम करना है कि रियल पावर कितना है और रिएक्टिव पावर कितना है। तो हमारे पास S कितना था जो हमने निकाला, वो इस तरह का था 45 माइनस 60। तो माइनस के लिए हमने इसको डायग्राम को उल्टा कर दिया, इस साइड पे आ गए हम माइनस। अच्छा, अब हमने ये P मालूम करना है और Q मालूम करना है। तो आसान तरीका ये है कि इसको आप अपने कंप्यूटर से ये पोलर फॉर्म में, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लें। तो कैलकुलेटर से आप जब कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस जे 38.97। तो जाहिर है ये रियल है और ये रिएक्टिव पावर है, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। तो आप आंसर आप क्या लिखेंगे कि, अच्छा हाँ, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका आप चाहें तो इसको कॉस और साइन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इसमें जाने की हमें ज़रूरत है। आपको ये पता है कि ये जो एक्सिस होता है ये कोसाइन एक्सिस है, और जो इमेजिनरी एक्सिस है वो साइन एक्सिस है। तो कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा, जे साइन ऑफ थीटा, उस फॉर्म में भी आपको यही आंसर आएगा। तो अब हमारा रियल पावर कितना होगा, ये रियल पावर है और इसकी यूनिट है वॉट, और जबकि रिएक्टिव पावर जो है उसकी यूनिट है VAR, यानी वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। अब आ जाते हैं हम पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर आपको पता है कोसाइन ऑफ थीटा होता है। तो पावर फैक्टर इज कॉस ऑफ -60, हमारा एंगल जो है वो -60 था, तो ये हो गया 0.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये लीडिंग है या लैगिंग है, और इसको समझना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को, बल्कि याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कब हम लैगिंग लिखेंगे और कब हम लीडिंग लिखेंगे। तो इसके लिए कोई 2-3 मैंने कोशिश की है तरीके से इसको समझाने की। सबसे पहले बात तो ये है कि ये देखिए, ये जो एंगल है ये होता है थीटा V माइनस थीटा आई, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो थीटा V माइनस थीटा आई इज 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा I बड़ा है, थीटा I इज ग्रेटर देन थीटा V, तभी एंगल माइनस में आएगा। मसलन फ़र्ज़ करें ये इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 5, तो 4 माइनस 5 माइनस 1, तो इसका मतलब ये थीटा I इज ग्रेटर देन थीटा V। अब आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ करंट को ध्यान में रखें कि करंट लीडिंग, ये फ़र्ज़ करें ये खातून जो है इसको हम करंट में कह रहा हूँ, और ये पब्लिक जो है इसको हम पावर कह रहे हैं या पावर फैक्टर कह रहे हैं। तो पावर फैक्टर फॉलोज़ दी करंट, पावर फैक्टर फॉलोज़ दी करंट, यानी अगर करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग है। तो ये आसान तरीका एक मेरे ख्याल में। एक और तरीका भी है, अब यहाँ से हम डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि ये पावर फैक्टर लीडिंग है। एक और तरीका भी है कि ये एक ट्रायंगल यूज़ होता है यहाँ पे। ये देखिए पॉजिटिव साइड पे जब जाएंगे तो ये इंडक्टर है, और इंडक्टर में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। जब नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये कैपेसिटर को ज़ाहिर करता है, और यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग है। एक और भी तरीका, हाँ, तो ये 2 तरीके आपको जो आसान लगे आप उसको याद रखिए। उसके बाद आ गया जी लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस आपको पता है इम्पीडेंस क्या चीज़ है, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, इम्पीडेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब ये हमारा ये वैल्यूज़ गिवन थे, इसको मैं फेज़र के फॉर्म में हम लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल। इसी तरह इसके भी मैग्नीट्यूड और एंगल। तो अब ये भी फेज़र है,
इम्पीडेंस फेजर V डिवाइडेड बाई फेजर I, तो इन दोनों वैल्यूज़ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया Z इज़ 40 माइनस 40 एंगल माइनस 60, तो ये लोड इम्पीडेंस हो गया। और विच इज़ ए कैपेसिटिव, अब कैपेसिटिव कैसे, तो आप यहाँ से अब देखें कि जब एंगल नेगेटिव है तो ये कैपेसिटिव है, कैपेसिटर इसमें है, या ये भी अगर आपको याद हो कि जो कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज, तो उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया पहला। हम आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वहाँ पे देखिए वो साइन को साइन के टर्म्स में दिया हुआ था वैल्यूज़, यहाँ पे डायरेक्ट उसने RMS वैल्यूज़ दे दिए, तो ये और आसान हो गया। चीज़ें वही मालूम करनी है, कॉम्प्लेक्स पावर, अपरेंट पावर, रियल रिएक्टिव पावर फैक्टर और लोड इम्पीडेंस। तो हम स्ट्रेट में जो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा करंट आ गया, ये हमें वोल्टेज है, और जो फार्मूलाज हमारे थे उन फार्मूलाज को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। अब ये RMS में चूँकि दिया हुआ है तो ये इसको डायरेक्टली लगा देंगे हम ये इस फार्मूले को। सो कॉम्प्लेक्स पावर इज़ VRMS IRMS कॉन्जुगेट, हमने V की वैल्यू लिख लिया, I की वैल्यू लिख लिया, कॉन्जुगेट की वजह से इसके एंगल को हमने चेंज कर दिया, तो जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 44 एंगल 70, ये आपका कॉम्प्लेक्स पावर आ गया। अब अपरेंट पावर वर्दी उतार दें, यानी एंगल को काट दें, तो अपरेंट पावर आ जाएगा। सो अपरेंट पावर इज मैग्नीट्यूड ऑफ S 44 वोल्ट एम्पेयर। अब ये रियल रिएक्टिव एग्जैक्टली पिछले सवाल के प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। P प्लस JQ है, रियल है, और Q रिएक्टिव है। हमारे केस में हमने ये लिया था, कैलकुलेटर से हम इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये अब देखिए चूँकि एंगल हमारा पॉजिटिव है तो हमने इसको ऊपर की साइड पे ड्रॉ कर लिया है। तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रियल पावर आ गया और ये हमारा रिएक्टिव पावर आ गया। तो ये आंसर आप इस तरह से लिख सकेंगे। रियल पावर की जैसे मैंने बताया पहले भी यूनिट वाट है, और रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR या वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ओके, पावर फैक्टर अगेन सेम टेक्निक, पावर फैक्टर कॉस ऑफ थीटा 0.345। यहाँ पे भी लीडिंग है कि लैगिंग है, ये सवाल है, हम यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन का मतलब है थीटा V ग्रेटर है, तो थीटा V ग्रेटर है तो करंट को हमने फॉलो करना है। अब करंट इज़ लैगिंग, सो करंट अगर लैगिंग है तो हमारा पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। आप चाहें तो इस डायग्राम से भी मदद ले सकते हैं। करंट इज़ लैगिंग तो पावर पीछे है, करंट इज़ लैगिंग सो पावर फैक्टर लैगिंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब when I lags B the power factor will be lagging। अब हमारा एंगल और पॉजिटिव था तो इसका मतलब हम इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में ये इंडक्टिव लोड है और पावर फैक्टर लैगिंग है। तो कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब लोड इम्पीडेंस एग्जैक्टली सेम तरीका, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज गिवन है। ये अब लैगिंग, पहले मैं भूल गया था, यहाँ पे आ गया लैगिंग। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिए, तो ये हमारा लोड इम्पीडेंस आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। शुक्रिया। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया था कि ये इंडक्टिव लोड है क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है।